नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 1 लाख के ऊपर फिक्स डिपॉजिट ब्याज पर नहीं कटेगा टीडीएस। दोस्तों, अगर आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, या तो आप बैंक में करवाएंगे या हो गई आपकी पोस्ट ऑफिस। अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक में भी करवाना चाहता है, ध्यान रखिएगा, फिक्स डिपॉजिट तो यहां पर लिमिट दी गई है। फिक्स डिपॉजिट का जो ब्याज होगा, अगर वो लिमिट से ज्यादा है तो उस केस में आपका टीडीएस जो है वो काटा जाता है। 10% की रेट के हिसाब से आपका टीडीएस काट के गवर्नमेंट यानी सरकार को जमा कर दिया जाता है। और इस टीडीएस का आपको अगर रिफंड लेना है तो आपको फिर आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। आईटीआर फाइल करने के बाद आपको टीडीएस क्लेम करना पड़ेगा और टीडीएस जो है फिर सरकार आपको रिफंड जारी करती है। लेकिन आप सभी ने देखा है कि इस बार फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि आपका असेसमेंट ईयर 25-26, जिसमें सरकार ने ड्यू डेट जो थी वो 31 जुलाई थी, इसको एक्सटेंड करके 2025 इसको एक्सटेंड करके सरकार ने कर दिया था 16 सितंबर 2025। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी 31 दिसंबर भी जा चुका है, लेकिन अभी तक 70-80 लाख लोगों की आईटीआर पेंडिंग पड़ी हुई है, रिफंड उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो लोगों का टीडीएस कटने के बावजूद भी अभी तक 2 साल हो गए हैं, लेकिन उनका पैसा जो है वो वापस नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार ने पैसा रोक के रखा है। आईटीआर जो है वो प्रोसेस नहीं की जा रही, रिफंड जो है वो नहीं दिया जा रहा। इस वजह से जो जेन्युइन टैक्स पेयर है, जिनका टीडीएस काटा गया है, जो लोग टैक्स पेयर है जो रेगुलर अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, सही तरीके से अपना टीडीएस क्लेम कर रहे हैं, उनका भी रिफंड जो है वो रोका जा रहा है। तो यहां पर टीडीएस ही ना कटे, अगर आप सिर्फ एफडी करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, या सेविंग के ब्याज की आपकी इनकम है, ज्यादा और कोई इनकम नहीं है, तो आप अपना टीडीएस काटने से कैसे बचा सकते हैं। अगर वो लिमिट से क्रॉस कर जाता है, आपको कौन से स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे ये टीडीएस ही ना कटे, जिससे आपको आईटीआर बनने के लिए रिफंड ही ना लेना पड़े। अगर आप कर लेते हैं तो उस केस में आपको लंबे समय तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर लंबे समय का इंतजार करना पड़ रहा है। आईटीआर प्रोसेस फाइल करने के बाद भी प्रोसेस से ज्यादा 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं हो रही है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अपना टीडीएस कटने से कैसे आप बचा सकते हैं, चाहे लिमिट के अंदर हो या लिमिट से बाहर भी हो, तो कैसे आप बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार बैंक, पोस्ट ऑफिस लिमिट के अंदर वालों का भी टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। तो सारी चीजें जो है वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझेंगे टीडीएस कौन से सेक्शन के अंदर काटा जाता है। सेक्शन 194A के अंदर आपका टीडीएस जो है वो फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट यानी एफडी पर काटा जाता है। बैंक में कर रहे हैं, बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक भी हो गई या फिर आपकी पोस्ट ऑफिस हो गई। अब यहां पर सेक्शन 194A के अंदर टीडीएस आपके इंटरेस्ट इनकम पे काटा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर सेविंग का अगर जो ब्याज आ रहा है उस पर आपका टीडीएस कोई भी नहीं काटा जाएगा। सेविंग के ब्याज पर कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। सिर्फ एफडी के ब्याज पर, पोस्ट ऑफिस की एफडी के ब्याज पर टीडीएस काटा जाता है, या आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गई, आरडी स्कीम हो गई, एमआईएस स्कीम हो गई, इन पर काटा जाता है। लेकिन सेविंग के ब्याज पर, चाहे बैंक में हो या पोस्ट ऑफिस में भी क्यों ना हो, सेविंग के ब्याज पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। तो इंटरेस्ट जो है वो बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी, आरडी, अदर स्कीम में काटा जाता है। रेट ऑफ टीडीएस क्या है? 10%। अगर आपने पैन नहीं दिया बैंक को, तो इस केस में बैंक क्या करेगी? 20% टीडीएस भी काट लेगी और आपके आईटीआर में उसको आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। और कई बैंकें ऐसी होती है जो आपका टीडीएस रिवाइज भी नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती ना करें, बैंक में हमेशा अपना पैन जरूर दें, नहीं है तो जाकर दे दे, अपडेट करवा ले अपने पैन को, क्योंकि एक बार टीडीएस डिडक्ट हो गया उसके बाद बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी, पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा और गवर्नमेंट को पता ही नहीं होगा कि किसके खाते में ये पैसा डालना है, क्योंकि पैन ही अवेलेबल नहीं है।
तो यहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, ये ध्यान रखिएगा, नए बजट के हिसाब से है फाइनेंशियल ईयर 25-26 में थ्रेशोल्ड लिमिट जो वो अपडेट कर दी गई। नॉन सीनियर सिटीजन पहले हुआ करती थी 40,000, अब सरकार ने कर दिए 50,000, यानी 50,000 तक है, 60 साल से कम आपकी एज है तो टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं होगा। सीनियर सिटीजन की बात करें 60 साल या उससे ज्यादा अगर आपकी एज है तो 1 लाख कर दिया है, पहले ये था 50,000 रुपए। टीडीएस डिडक्ट जो है अगर होता है तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये नहीं है ये आपका फाइनल टैक्स हो गया। कई लोग ये गलतफहमी होते हैं कि टीडीएस डिडक्ट हो गया, अब हमें आईटीआर नहीं भरना, अब हमें कोई भी टैक्स नहीं देना, ऐसा नहीं है। टीडीएस डिडक्ट की रेट क्या है 10%, और आपका इनकम टैक्स लाइफ कौन से में आ सकती है, 20 में भी आ सकती है, 30 में भी आ सकती है। अब ध्यान रखिएगा 10% तो काटा, लेकिन एजुकेशन सेस थोड़ी दिया है आपने कोई। तो आईटीआर अगर आप फाइल कर रहे हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको ये टैक्स एक्स्ट्रा देना है। सरचार्ज अगर लग रहा है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। तो आईटीआर फाइल करें, प्रॉपर इनकम दिखाएं। ध्यान रखिएगा अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं भी होता है तो भी आपको टोटल इंटरेस्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आईटीआर फाइल करते वक्त दिखाना मैंडेटरी है। टीडीएस रिफंड लेना है तो आईटीआर फाइल करना पड़ेगा आपको मैंडेटरली। बैंक पोस्ट ऑफिस जो है वो टीडीएस आपका अलग अलग काटती है, यानी बैंक के लिए लिमिट अलग है 50,000 1 लाख रुपया, और पोस्ट ऑफिस के लिए लिमिट अलग है 50,000 1 लाख रुपया। तो बैंक यहां पर अलग अलग तरीके से काटेगी, लेकिन आईटीआर फाइल करते वक्त आपको कंबाइन करना है, दोनों का ब्याज जो है कंबाइन करके अपने इनकम में ऐड करना, और स्लैब रेट के हिसाब से आप पे टैक्स लगाया जाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं कैसे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। एफडी अमाउंट है यहां पर 10 लाख की बैंक में करी है, पोस्ट ऑफिस में आपने 5 लाख की करी है। कंबाइन की बात करें तो 15 लाख की यहां पर आपने एफडी बैंक और पोस्ट ऑफिस में कर दी है। अब यहां पर इंटरेस्ट रेट अगर देखें तो 7.5% आपको बैंक में मिल रहा है, 7.2% पोस्ट ऑफिस में दिया जा रहा है। एनुअल इंटरेस्ट आपका 75,000 रुपए, 36,000, टोटल इंटरेस्ट हो गया 1,11,000। अब यहां पर आप अगर टीडीएस की बात करें, नॉन सीनियर सिटीजन है, 60 से कम है, सीनियर सिटीजन है, देखिए आपके लिए लिमिट 50,000 है और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख है। अब ये दोनों लिमिट अलग अलग देखी जाएगी, कैलकुलेशन अलग अलग होगा। बैंक को नहीं पता पोस्ट ऑफिस में आपने कितनी एफडी करी है, पोस्ट ऑफिस को मालूम नहीं है कि बैंक में आपने कितनी एफडी करी है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले नॉन सीनियर सिटीजन की बात करें, 75,000 रुपया है, नॉन सीनियर सिटीजन है, 50,000 से क्रॉस कर गया है तो पूरे पे लगेगा, ध्यान रखिएगा पूरे पे लगेगा, एक्सेस 25,000 पे नहीं लगेगा। यहां पर आपको 75,000 पे 10% यानी 7500 रुपया लगेगा। अगर बात करें यहां पर 50,000 है और 36,000 का ही ब्याज हुआ तो यहां पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। पोस्ट ऑफिस अपने हिसाब से देखेगी कि 36,000 तक है, ये नहीं देखेगी कि आपने बैंक में एफडी करवाई है या नहीं करवाई, उससे कोई मतलब नहीं है। सीनियर सिटीजन की बात करें तो 1 लाख से कम है तो यहां पर कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब यहां पर नॉन सीनियर सिटीजन कितना इनकम इंटरेस्ट इनकम अपने आईटीआर में दिखाएंगे, 67,500 और 36,000 पोस्ट ऑफिस में। सीनियर सिटीजन होते तो 75,000 36,000 दिखाना है। आईटीआर आप भरेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आपको इनकम दिखानी होगी और यहां पर आपको डिक्लेयर करनी होगी 75,000 रुपए इनकम, 36,000 रुपए इनकम, और ये जो टीडीएस है ये आपको दिखाना। अगर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी तो ये 7500 रुपया जो टीडीएस काटा गया है बैंक द्वारा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। पोस्ट ऑफिस ने तो ऐसे ही कोई टीडीएस नहीं काटा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लिमिट जो है वो अलग अलग देखी जाती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि आप कैसे यहाँ पर जो है वो टीडीएस कटने से बच सकते हैं। अगर आपको लंबे समय का इंतजार नहीं करना या आपको अपना पैसा जो है वो टीडीएस नहीं डिडक्ट करवाना, आपको पूरा का पूरा ब्याज चाहिए, तो इसमें आपको 4 तरीके जो है वो चेक करने हैं जो हम आज के वीडियो में बता रहे हैं। ये 4 तरीके से आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हैं, अपना टैक्स कटने से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो तरीके हैं। तो आ जाते हैं अपने सबसे पहले तरीके पे। तो अगर आपको टीडीएस नहीं कटवाना है तो फॉर्म 15G या फिर फॉर्म 15H जो है वो आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना होगा। ध्यान रखिएगा फॉर्म 15G 15H डिक्लेरेशन है, ये बैंक को रोकता है, पोस्ट ऑफिस को रोकता है ताकि आपका टीडीएस जो है वो ब्याज पर नहीं डिडक्ट किया जाए। अब ये कौन सबमिट कर सकता है ये ध्यान रखिएगा। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो 15G जो है वो आप जमा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी टोटल इनकम न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 4 लाख के अंदर होनी चाहिए, ओल्ड रेजिम है तो 2.5 लाख से अंदर होनी चाहिए। 60 साल या उससे ज्यादा है, सीनियर सिटीजन है, वो यहाँ पर फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। टोटल इनकम आपकी 12 लाख से अंदर होनी चाहिए, और अगर आप ओल्ड रेजिम में है तो 5 लाख के अंदर आपकी इनकम होनी चाहिए। टोटल टैक्स पेबल किसी भी समय आपका यहां पर 0 रहना चाहिए, 0 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बेस्ट टाइम क्या है सबमिट करने का फॉर्म 15G 15H? स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होते ही आपको ये फॉर्म जाकर बैंक में जमा कर देना है, यानी 1 अप्रैल को ही बैंक जाकर पहुंच जाना है और फॉर्म 15G 15H जो है वो जमा कर देना। अगर आपने डिले किया तो उस केस में टीडीएस काट लिया जाएगा और फिर
आपको रिफंड लेने के लिए ITR भरना पड़ सकता है। एक बार यहां पर आपने सबमिट कर दिया बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, तो फिर बैंक की जिम्मेदारी हो जाएगी, वो यहां पर आपका TDS जो है वो FD RD सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उस पर नहीं डिडक्ट करेगी। कई बार बैंक गलतियां करती है और बैंक डिडक्ट भी कर लेती है, तो ध्यान रखिएगा, बैंक को कंफर्म कर लें कि वो TDS डिडक्ट ना करें। अगर यहां पर आपने लेट जमा किया तब क्या होगा, तो एक बार आपने जमा कर दिया, ये वापस रिवर्स नहीं होगा, सरकार को पैसा चला गया, अब सरकार से पैसा लेना है तो रिटर्न भरना होगा। ऑनलाइन आप सबमिट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, या ऑफलाइन चाहे तो ब्रांच में भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर सेपरेट फॉर्म आपको भरना है, यानी फॉर्म 15G है वो बैंक में जमा करना है और पोस्ट ऑफिस में भी जमा करना है। जहां पर आपको ब्याज मिल रहा है, जहां पर आपने FD करवाई है, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, अलग बैंकों में किया, डिफरेंट बैंकों में, तो अलग अलग बैंकों में जाकर करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, इवन आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म 15G 15H, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका TDS नहीं कटा, आपने फॉर्म 15G 15H जमा कर दिया तो आप ITR में उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। इनकम तो आपको ITR में रिपोर्ट करनी होगी अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर जाती है। ITR में फाइल तो आपको करना ही होगा, ITR फाइल करेंगे तो ब्याज की इनकम तो आपको दिखानी होगी, वो भी मैंडेटरी। रॉन्ग डिक्लेरेशन देंगे तो पेनल्टी यहां पर आपको लग सकती है, तो कभी भी यहां पर रॉन्ग डिक्लेरेशन ना दें। अगर आपका टैक्स सच में 0 है तभी ये फॉर्म जो है वो जमा करें, अगर आपका टैक्स भरना आ रहा है तो ये फॉर्म आप जमा ना करें। दूसरा आ जाते हैं कीप FD इंटरेस्ट बिलो TDS लिमिट। स्ट्रेटेजी लगाइए कि TDS लिमिट के अंदर रहकर आप कैसे FD कर सकते हैं। आपको लिमिट तो पता है 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया। एक ही बैंक के अंदर पूरी की पूरी FD ना कर दे, 10 लाख 20 लाख 30 लाख की, कई लोग एक ही बैंक में FD कर देते हैं। तो आपको ये बिलो लिमिट का फायदा उठाना है, बेनिफिट उठाना है, उसके लिए स्ट्रेटेजी लगानी है। अलग अलग बैंकों के अंदर या बैंक या पोस्ट ऑफिस के अंदर अलग अलग आपको FD करनी है, उतने अमाउंट की करनी है जितने अमाउंट का TDS लिमिट दी गई है। आइए समझते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस डिडक्ट करती है आपका TDS अगर इंटरेस्ट क्रॉस होता है लिमिट से ऊपर। ये लिमिट जो है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए रहती है, हर साल आपको ये लिमिट मिलती है, ऐसा नहीं है 1 साल मिलेगी। और पर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, यानी पर बैंक पर पोस्ट ऑफिस के हिसाब से ये लिमिट आपको मिलती है। लिमिट यहां पर सेपरेटली सभी ईच बैंकों के लिए, अगर 4 बैंक है तो 4 बैंकों के लिए लिमिट अलग अलग है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस के लिए लिमिट ये 50,000 1 लाख रहेगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कंबाइंड नहीं है किसी भी केस में, तो FD इंटरेस्ट की जो लिमिट है पर बैंक रहेगी, पर पोस्ट ऑफिस रहेगा 50,000 और 1 लाख रुपया, वो भी हर साल आपको ये मिलता रहेगा। अगर आप FD को स्प्लिट करते हैं तो TDS इससे आप अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग बैंकों के अंदर FD कर दें, छोटी छोटी FD करें, 5 लाख की 10 लाख की, अलग अलग बैंकों में करें, 5 6 7 8 इस तरह FD कर दें, या फिर आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कर दें अलग अलग, ताकि इससे आपका जो ब्याज है वो TDS लिमिट से कम होगा, यानी 50,000 1 लाख से कम होगा और TDS आपका डिडक्ट नहीं होगा। बैंक पोस्ट ऑफिस के अंदर सेपरेट लिमिट देखी जाती है, यहां पर डिफरेंट डिडक्टर देखे जाते हैं। तो बैंक के लिए लिमिट क्या है, 50,000 1 लाख रुपए, हर एक बैंक के लिए, चाहे ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, कैनरा बैंक हो, कोई भी बैंक क्यों ना हो, सबके लिए लिमिट 50,000 1 लाख है। पोस्ट ऑफिस के लिए लिमिट है आपकी 50,000 और 1 लाख रुपए, तो पोस्ट ऑफिस के लिए भी 50,000 1 लाख की है। तो TDS लिमिट यहां पर बैंक के हिसाब से है, पैन वाइज नहीं है, पैन वाइज नहीं है यहां पर, यानी सभी बैंकों की पोस्ट ऑफिस को मिलाकर 50,000 1 लाख नहीं है, अलग अलग बैंकों के हिसाब से है। हाँ, अगर आपकी एक ही बैंक है, उसमें कई सारी ब्रांचेस है और अलग अलग ब्रांचों में आपने FD करी है, तो वो सब एक देखी जाएगी, वो सब आपकी क्लब कर दी जाएगी। तो ब्रांचों में अगर आपकी ICICI की बैंक है और आपने अलग दिल्ली ब्रांच हो गई, मुंबई ब्रांच हो गई, सब जगह FD करवा के रखी है, तो ICICI बैंक की अगर है तो वहां पर आपके लिए लिमिट जो है वो 50,000 1 लाख रहेगी, ब्रांच वाइज अलग अलग लिमिट नहीं रहेगी। स्प्लिटिंग FD का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इनकम जो है वो टैक्स फ्री कर देंगे। स्प्लिट का मतलब है आप अपना TDS बचा रहे हैं, लेकिन ITR में तो उसे अपनी इनकम दिखाना होगा, अगर टैक्स भरना है तो टैक्स भी भरना होगा। तो यहां पर स्प्लिट करने के बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप स्प्लिट भी कर लेते हैं, ये भी श्योर कर लेते हैं बिलो लिमिट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप फॉर्म 15G या 15H जो है वो जरूर जमा करें। क्यों करें, रीजन मैं बताता हूं। हो सकता है कई बार बैंक पोस्ट ऑफिस गलती से आपका TDS डिडक्ट कर लेती है, या कई बार ऐसा होता है इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन की वजह से भी आपका TDS डिडक्ट हो जाता है। जब आपने TDS यानी FD जब करवाई थी तब आपकी थी 7%, लेकिन फिर रेट हो गई 8%। अब यहां पर 1% की वजह से आपका 1 लाख के अंदर बन रहा था पहले इंटरेस्ट, अब ये 1 लाख से ज्यादा हो रहा है, तो इस केस में आपका
टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, फॉर्म 15G 15H तो आप जरूर डिपॉजिट कर दे बैंक में जाकर, पोस्ट ऑफिस में जाकर, भले ही आप छोटी छोटी एफडी क्यों ना कर रहे हैं, पर ये काम करना ना भूले। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। बैंक ए के अंदर बैंक बी है और ये आपकी है पोस्ट ऑफिस। तो एक बैंक, दो बैंक और ये तीसरी पोस्ट ऑफिस। 12.5 लाख की, यानी टोटल आपने 37,50,000 की एफडी करवाई है। 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना ब्याज आ रहा है 93,750 का। तो हर एक बैंक में आपको इतना ब्याज मिल रहा है। टोटल आपका 2,81,000 यानी 3 लाख से अंदर है, तो टैक्स तो आपको नहीं लगना है। तो यहां पर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि 1 लाख से अंदर है, सीनियर सिटीजन है, 1 लाख से अंदर है, तो कोई टीडीएस भी यहां पर आपको नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन 25-26 में और अदर कोई इनकम नहीं है, 1 लाख रुपया आपको पर बैंक पोस्ट ऑफिस मिलता है, यानी 1 लाख इसे, 1 लाख इसे, 1 लाख इसे, सभी को मिलेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी 3 लाख के अंदर है, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। तो ना ही कोई टैक्स टीडीएस कटेगा, ना ही कोई टैक्स देना है, ना ही कोई आईटीआर फाइल करनी आपको पड़ेगी, क्योंकि आपकी इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी 3 लाख से कम है और हर एक इंस्टीट्यूशन, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, आपका ब्याज भी जो है वो कम है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग से भी यहां पर छुट्टी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा स्ट्रेटेजी बनाएं, हमेशा अपना टीडीएस जो वो कटने से बचाएं। और दूसरी चीज, टीडीएस कटने से बचा दिया तो आपका आईटीआर भी फाइल नहीं करना, झंझट भी नहीं लेना, रिफंड के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा आपको। तो हमेशा ये जो चीजें हैं वो जरूर करें। गोल्डन रूल हमने लिखा है, इंटरेस्ट पर बैंक जो टीडीएस लिमिट के अंदर होगा तो आप कर सकते हैं। टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से है तो 0 टीडीएस, 0 टैक्स लगेगा। आ जाते हैं अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी पर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट या टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना इंस्टेड ऑफ एफडी। कई लोग सिर्फ बैंक एफडी, पोस्ट ऑफिस एफडी में ही निवेश करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए गए हैं जहां पर आपका ना ही कोई टीडीएस कटता है, ना ही कोई ब्याज यहां पर टैक्सेबल होता है, टैक्स फ्री ब्याज होता है। अगर आप एफडी में निवेश करते हैं तो एफडी आपके लिए पूरी की पूरी टैक्सेबल है, टीडीएस भी यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस डिडक्ट करता है। लेकिन कुछ गवर्नमेंट के यहां पर इंस्ट्रूमेंट है जहां पर 100% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है, जैसे कि आपकी पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम और सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। इसमें ना ही कोई ब्याज, इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी, पूरा आपका टैक्स फ्री होता है, ट्रिपल ई का फायदा आपको मिल जाता है। टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड में अगर आप निवेश करते हैं वहां पर भी आपके लिए टैक्स फ्री रहता है, टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। एलआईसी के अंदर निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी का जो पैसा आता है वो भी आपका टैक्स फ्री होता है। तो जो भी ब्याज आप कमाएंगे वो आपकी इनकम में ऐड नहीं होगा, ना ही कोई टीडीएस डिडक्ट होगा, ना ही कोई टैक्स आपको देना होगा। आईटीआर फाइल करते वक्त कोई भी टैक्स लायबिलिटी आप पर नहीं आएगी। ज्यादातर जो स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो हमेशा टैक्स फ्री इनकम में जाना पसंद करते हैं, ना कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सीनियर सिटीजन में देख लीजिए 8.2 मिल रहा है, लेकिन अगर वो 30% टैक्स रेट में आ रहा है तो 6.4% आपका हो जाता है, जबकि पीपीएफ के अंदर आपको 7.1% विदाउट टैक्स काटे हुए आपको दिया जाता है। तो टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट में आपको पूरी इनकम मिलती है बिना कोई टीडीएस काटे हुए, बिना कोई टैक्स काटे हुए। तो पीपीएफ में ना कोई आपका टैक्स कटेगा, ना कोई टीडीएस कटेगा। टैक्स फ्री बॉन्ड है तो यहां पर भी कुछ नहीं कटेगा। एलआईसी मैच्योरिटी है तो ये भी आपका टैक्स फ्री रहता है। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी आपकी टैक्स फ्री रहता है। ये एक एग्जांपल से समझते हैं, आपने बैंक में एफडी करी है, पीपीएफ है, टैक्स फ्री बॉन्ड है, एलआईसी मैच्योरिटी है और आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है। बैंक में आपने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट किया, 7% का ब्याज मिल रहा है, 70,000 रुपए का आपका ब्याज आ गया। अगर आप नॉन सीनियर सिटीजन है, 50,000 से ऊपर है, तो पूरे 70,000 पे आपको 10% टीडीएस कटेगा, यानी 7,000 रुपया टीडीएस देना होगा। जो बैंक है वो टीडीएस काट के सरकार को जमा कर देगी। अब पीपीएफ में 2 लाख का ब्याज मिल रहा है, 7.1%, 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किए, 14,200 का ब्याज मिल रहा है, कोई टैक्स और कोई टीडीएस नहीं देना है। टैक्स फ्री बॉन्ड में 1.5 लाख रुपए निवेश किया, 6% मिल रहा है, मान के चलिए 9,000 रुपए का ब्याज है, कोई टीडीएस कोई टैक्स नहीं बन रहा है। एलआईसी के अंदर 75,000 रुपया है, मान लीजिए इतना अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो कोई टैक्स कोई टीडीएस आपका नहीं बनता। सुकन्या समृद्धि योजना में 75,000 निवेश किया, 8% रेट के हिसाब से 6,000 रुपया अगर आपको ब्याज मिल रहा है तो कोई भी टैक्स टीडीएस आपको नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, 1,03,700 में से 70,000 रुपया जो है वो आपका यहाँ पर टैक्सेबल होता है, बाकी की सभी यहाँ पर एग्जेम्प्ट होते हैं। तो 70,000 में से 30% की स्लैब में आप आते हैं तो 21,000 रुपया जो है वो आपको सरकार को देना है। इसमें से 7,000 रुपया तो टीडीएस चला गया, बाकी 14,000 आपको जेब से और टैक्स देना है। आपके हाथ में कितना एफडी का ब्याज आया, 49,000, और कितना टैक्स फ्री इंटरेस्ट रहा, 33,700। तो ये पैसा जो है वो आप घर पे लेके जाएंगे और 21,000 रुपया जो है वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने बैंक में एफडी करवाई है। तो ध्यान रखिएगा, एफडी करवाते हैं इससे बेटर है आप
टैक्स फ्री एग्जम्प्ट इनकम में निवेश करें। आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, ATTT-B का फायदा हमेशा ले। जो भी यहां पर स्पेशल टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है सीनियर सिटीजन को, ये सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है। तो यहां पर ATTT-B का फायदा किनको मिलता है? रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिनकी 60 साल से ज्यादा है। HUF और नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा? 50,000 रुपया, या फिर जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 40,000 है तो 40,000 मिलेगा, विच एवर इज लोअर। डायरेक्टली ये आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। यहां पर आपका जो TDS कटा है उससे रिकवरी हो जाती है। 50,000 का आप एग्जम्पशन डिडक्शन ले लेते हैं तो आपका जो TDS है वो आपको कई बार रिफंड भी आ जाता है। नो नीड टू क्लेम ATTT-A। ATTT-A नॉन सीनियर सिटीजन है और ये सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट का ही ब्याज का डिडक्शन आपको मिलता है 10,000 तक का। ATTT-B के अंदर आपको ये ले रहे हैं तो ATTT-A का फायदा नहीं मिलेगा। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट अगर आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड डिवेंचर से मिल रहा है तो उस केस में ये अलाउ नहीं है, ये आपका टैक्सेबल होगा। तो कौन सा डिडक्टेबल होगा ATTT-B के हिसाब से? बैंक FD, सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस FD, सेविंग अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और कॉर्पोरेट बैंक डिपॉजिट में, इनमें बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। बैंक में FD आपने करवाई है 15 लाख की, 1,12,500 कटता है, इंटरेस्ट बना, इस पर 10% आपको जो है वो TDS कट जाएगा क्योंकि 1 लाख से ज्यादा हो गया है। पोस्ट ऑफिस में FD करी थी 5 लाख की, 37,500 का इंटरेस्ट बना है और TDS जो है वो यहां पर आपका नहीं कटेगा क्योंकि ये 1 लाख से अंदर है। अब सेविंग अकाउंट का ब्याज आपका आ गया 10,000। टोटल इनकम कितनी हो गई यहां पर? 1,60,000। 11,250 का आपका TDS कटा है। 50,000 का बेनिफिट यहां पर ATTT-B के हिसाब से आपको मिल जाता है। अगर आपने 5 साल की FD करी तो 1.5 लाख का फायदा वो मिलता है ATC में। तो ये पूरा का पूरा 1,10,000 जो है वो आपका जीरो हो जाता है। तो 1,10,000 वैसे भी ये अगर बिलो लिमिट है तो भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पर टैक्स हो गया नील। अब 11,250 जो आपका TDS कटा था, बैंक द्वारा काटा गया था, ये आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे ITR में। तो ये पूरा का पूरा रिफंड जो है वो आपको आएगा, लेकिन ये रिफंड आने में आपको बहुत समय लग जाएगा। आपका TDS जो है वो मार्च में अगर कटा है तो मान लीजिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाएंगे। तो हमेशा यहाँ पर TDS ना कटे तो ऐसी स्ट्रेटजी करें कि ये 15 लाख की 5-5 लाख की आप FD 3 बैंकों में कर दें, ताकि आपका पैसा एक तो सिक्योर होगा, क्योंकि बैंक जो है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस आपको देती है। DICGC की तरफ से सिर्फ 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है। यहां पर अगर बैंक जो है वो बैंकरप्ट हो जाती है तो ये 15 लाख में से सिर्फ 5 लाख मिलेंगे, बाकी 10 लाख तो आप भूल जाइए। तो हमेशा स्ट्रेटेजी करें 5-5 लाख की FD करें अलग अलग बैंकों में, 3 बैंकों में, तो आपका जो ब्याज है वो हर बैंक के लिए 1-1 लाख का लिमिट है। तो आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा, ना टैक्स बनना आ रहा है तो रिटर्न भी बनना नहीं पड़ेगा और ना ही कोई रिफंड के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा TDS डिडक्ट करने से बचे और सरकार को प्रॉपर रिटर्न यानी प्रॉपर फॉर्म 15G-H दे। ऐसा ना हो टैक्स लायबिलिटी है और आप 15G 15H जमा कर रहे हैं, ये नहीं चल सकता। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो सरकार को टैक्स जरूर दें। रिफंड क्लेम करना है तो ITR जरूर फाइल करें, तभी आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।